हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंकिता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबी शॉ दैट इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक फेमस प्ले के बारे में विच इज आर्म्स एंड द मैन। नाउ आर्म्स एंड द मैन, ये जो टाइटल है दिस कम्स फ्रॉम दिस एपिक बाय वर्जिल, बहुत फेमस एपिक है द एनीड, एंड उसमें से ये टाइटल लिया गया है, राइट, आर्म्स एंड द मैन। जो प्ले है वो पहली दफा प्रोड्यूस हुआ था, उसको परफॉर्म किया गया था 1894 में, राइट, और बाद में उसे पब्लिश किया गया था 1898 में एज अ पार्ट ऑफ जीबी शॉज प्लेज प्लेजेंट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का नाम था प्लेज प्लेजेंट, एंड दिस वॉल्यूम ऑल्सो इंक्लूडेड आर्म्स एंड द मैन के अलावा 3 और प्लेस थे उसके अंदर। वन वॉज कैंडिडा, सेकेंड वॉज यू नेवर कैन टेल, एंड द थर्ड वॉज द मैन ऑफ डेस्टिनी। तो ये 4 प्लेस थे इस प्लेज प्लेजेंट वॉल्यूम के अंदर। Arms and the Man was one of his first commercial successes. Now this play, it's a humorous play, okay? और ये जो play है ये बात करता है कि जो war है वो कैसे futile होती है, and it also deals comedically in a comic fashion जो hypocrisies होती हैं human nature की उसके साथ। Now सबसे पहले let's talk about the setting। तो जो ये प्ले है ना, दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द 1885 सर्बो बल्गेरियन वॉर। सर्बो बल्गेरियन वॉर, अभी जो सर्बो बल्गेरियन वॉर या फिर जिसे सर्बियन बल्गेरियन वॉर भी बोलते हैं, तो जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, दिस वाज अ वॉर बिटवीन द किंगडम ऑफ सर्बिया एंड द प्रिंसिपैलिटी ऑफ बल्गेरिया, right? And this happened in 1885. So this started around 14 November and it lasted till 28th November of 1885. Let's look at the characters now. So सबसे पहले we have Rena. Rena, she is the protagonist of the play. She is the heroine and the protagonist, and she is a young woman जो कि बल्गेरिया में रहती है, and she is born into the wealthy Petkov family. Then we have Bluntschli. And he is a Swiss mercenary. Mercenary होता है कि वो बंदा जो कि जिसको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब होता है at the expense of ethics. So that is a mercenary. And Swiss as in Switzerland का जो citizen हो, that is Swiss. तो ये जो Bluntschli है, he is a Swiss mercenary who is fighting for the Serbs. Serbs यानी कि जो सर्बिया के लोग हैं, they are the Serbs. And he is also Rena's love interest. Next we have Sergius. This Sergius, he is Rena's fiancé, right? Then there is Catherine, और ये Catherine रेना की माँ होती है, and you know Catherine she wants कि जो उसकी बेटी रेना है उसकी शादी जितने भी अमीर और जितना भी एक इम्पोर्टेंट आदमी हो सकता है उस आदमी से हो। And when she finds कि जो Sergius है he appears to be this kind of a man, तो Catherine उनकी इस यूनियन को she approves of that. Next we have Major Petkov, and Major Petkov, he is Rena's father. Now there is Nicola, and this Nicola, he is the head male servant of the Petkov family. जो Petkov estate है उसका जो head male servant है, he is Nicola. Then there is Luca, and Luca, she is the female servant of the Petkovs. Luca is engaged to Nicola. So these are the characters in the play. And now we start with the summary. So जो play है, this starts in 1885 during that autumn season, and I told you it is set during the Serbo-Bulgarian War. रेना वो एक वेल्दी फैमिली से आती है और उसको अपनी माँ कैथरीन से पता चलता है कि जो बल्गेरियन कैवलरी है, कैवलरी उनको बोलते थे कि जो सोल्जर्स घोड़े पर लड़ते थे ना, दे वर कॉल्ड द कैवलरीज। तो रेना को अपनी माँ से पता चलता है कि जो बल्गेरियन कैवलरी है उन्होंने एक बैटल जीता है अगेंस्ट द सर्ब्स। कैथरीन ये ऐड करती है कि जो सर्गियस है रेना का फियांसे एंड हु वाज द हेड ऑफ द चार्ज, बताती है कि वो लाइफ में भी उतना ही हेरोइक था जितना कि वो उस फोटो में दिखता है जो रेना अपने बेडरूम में रखती है। जो लूका है वो आती है और वो कैथरीन और रेना को वार्न करती है कि जो सर्ब्स बैटलफील्ड से भाग गए थे वो शायद हो सकता है आसपास के एरिया में हो, घरों में, यू नो, दे आर सीकिंग रिफ्यूज। रेना इज नॉट वरिड और वो अपनी विंडो को लॉक भी नहीं करती। रात के टाइम एक आदमी आता है उसके रूम में उस अनलॉक्ड विंडो के जरिए और कहता है कि अगर तुमने आवाज करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये जो आदमी है ही इज स्विस और वो एक भागा हुआ सोल्जर है एंड ही इज फाइटिंग एज अ मर्सनरी फॉर द सर्बियंस। अब रेना को ये देखकर शौक लगता है कि ये जो आदमी है वो बहुत थका हुआ है और भूखा है और वो उस बैटल को ना ग्लोरीफाई नहीं कर रहा
एंड ही इज जस्ट हैप्पी कि वो उस बैटल से भाग पाया है, कि वो जो वहां पर इतने लोग मर रहे थे, राइट, वो वहां से जिंदा भाग कर आ पाया है। ही इज जस्ट हैप्पी फॉर दैट। तो ये देखकर रेना को थोड़ा सा ना शॉक लगता है। जो रेना है वो उसकी मदद करती है एक कर्टन के पीछे छुपने में, जब कैथरीन, लूका और एक बल्गेरियन ऑफिसर जो है वो आते हैं रूम को सर्च करने के लिए कि क्या कोई सर्ब यहाँ पर आ तो नहीं गया है, कोई छुप रहा हो, क्या पता है यहाँ पर। तो जो रेना है वो मदद करती है उसकी, जो वो सोल्जर भाग कर आया था उसकी छुपने में। रेना उनको कन्विंस करती है, जो लोग आए ना उसके रूम में, उनको कन्विंस करती है कि उसके रूम में ना कोई नहीं है, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब जो रेना है वो उस आदमी को चॉकलेट क्रीम्स देती है, जो कि रेना अपने कमरे में एक बॉक्स में रखती है, और उसको ये सुनकर ताज्जुब होता है कि उस आदमी के पास उस पिस्टल में डालने के लिए कोई एम्युनिशन तो है ही नहीं, एज इन कोई बारूद कुछ तो है ही नहीं उसके पास, एंड दैट कि वो अपनी पॉकेट्स में नॉर्मली सिर्फ कैंडीज रखता है। ये जो आदमी है वो ये कहता है कि जो सर्गियस, एज इन जो रेना का फियांसे है ना, तो जो सर्गियस की कैवलरी का चार्ज था अगेंस्ट द सर्ब्स, वो बहुत फूलिश एक एक्ट था, और वो सिर्फ इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उनका सिर्फ लक था, सिर्फ इस चक्कर में वो जीत पाए। जो सर्ब्स थे उनके पास मशीन गन्स थी, लेकिन उन्हें गलत एम्युनिशन दिया गया बाय एक्सीडेंट, और इसकी वजह से वो लोग सर्गियस और उसके आदमियों को मार नहीं पाए। जो रेना है वो कहती है कि ओके मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी भागने में यहाँ से रात को, पर वो उसको थोड़ा सा रिब्यूक भी करती है, डांट भी लगाती है कि वो आदमी उसके फियांसे सर्गियस का मजाक उड़ा रहा होता है। तो ये जो आदमी है ये सो जाता है, और जो रेना है वो कैथरीन एज इन अपनी माँ की हेल्प लेती है, और जब रेना और कैथरीन वापस आते हैं तो वो उस आदमी को ना सोने देते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि इसने इतने दिनों से ये सोया नहीं है, सो दे लेट हिम स्लीप। एंड दिस वॉज एक्ट 1, ओके, यहाँ तक एक्ट 1 था। एंड नाउ वी कम टू एक्ट 2। जो एक्ट 2 है वो उसी घर के गार्डन में होता है, पर अब स्प्रिंग आ चुका है, 1886 लग चुका है, एंड इट इज नाउ स्प्रिंग। जो लूका है, आई टोल्ड यू राइट, लूका इज द फीमेल सर्वेंट, तो शी इज एंगेज्ड टू निकोला। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट जो उस घर का हेड मेल सर्वेंट होता है। लूका निकोला को बताती है दैट तुम कभी भी एक सर्वेंट से ज्यादा हो नहीं पाओगे, एंड यू नो शी सेज कि मेरी जो एस्पिरेशंस है वो हायर हैं, ओके। लूका उससे कहती है कि उसको काफी सारे सीक्रेट्स मालूम है पेटकॉफ फैमिली के बारे में, और निकोला कहता है कि मुझे भी बहुत सारे मालूम है, पर मैं कभी भी अपने मास्टर्स को ब्लैकमेल नहीं करूंगा। जो मेजर पेटकॉफ है, राइट, जो रेना का फादर है एंड ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो वॉर से वापस आता है। वो कैथरीन को बताता है कि जो सर्गियस प्रमोशन चाहता है, मिलिट्री प्रमोशन चाहता है, वो उसे कभी मिलेगी नहीं, बिकॉज जो सर्गियस है उसकी कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर कोई कमांड नहीं है। एज एन कहने का मतलब कि ही इज नॉट वेरी गुड एट इट। सर्गियस आता है और जो फैमिली है वो उसे बहुत वार्मली ग्रीट करती है, एंड स्पेशली जो रेना है वो उसको बहुत वार्मली ग्रीट करती है, बिकॉज रेना उसको अभी एक हीरो की तरह कंसिडर करती है। सर्गियस कहता है दैट यू नो जो मेरा कमीशन था आर्मी में, आई हैव अबैंडन्ड इट, मैंने उसे छोड़ दिया है, बिकॉज गुस्से में आके। क्यों गुस्सा क्यों? बिकॉज उसको कभी भी ही विल नेवर गेट दैट प्रमोशन, ही विल नॉट मूव अप इन द रैंक्स, जो कि उसके फादर ने भी बोला था, रेना के फादर ने आके कैथरीन को, राइट, आई टोल्ड यू दिस। अब इंटरेस्टिंग थिंग इज, अभी जो सर्गियस और पेटकॉफ है ना, ये दोनों एक स्टोरी बताते हैं जो उन्होंने सुनी थी, और स्टोरी क्या थी, एक स्विस सोल्जर जिसे 2 बल्गेरियन वुमेन ने छुपाया था, ओके। एंड अगेन यू रिमेम्बर दिस इज व्हाट रेना और उसकी माँ कैथरीन ने किया था, है ना। ये जो स्टोरी थी ना, ये सर्गियस और पेटकॉफ ने भी सुनी कि 2 बल्गेरियन औरतें थी और उन्होंने एक स्विस सोल्जर को छुपाया था। कैथरीन और जो रेना है वो रियलाइज करती है कि ये स्टोरी तो हमारे बारे में है, पर वो कुछ बोलती नहीं है दोनों। सर्गियस लूका से प्राइवेट में बात करता है और उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है। लूका, रिमेंबर, शी इज द फीमेल सर्वेंट, ओके। लूका सर्गियस को ये बताती है कि रेना शायद फेथफुल नहीं है तुम्हारे साथ, और सर्गियस को ये सुनकर झटका लगता है। जो सर्गियस और रेना है, दे एग्जिट फ्रॉम द स्टेज, एंड देन एक आदमी आता है जिसका नाम ब्लंचली होता है, एंड ही एंटर्स द फैमिली गार्डन, और लूका उसे कैथरीन के पास लेकर जाती है। कैथरीन को ये रियलाइज होता है कि ये तो वही आदमी है जो रेना के कमरे में छुपा था, ओके, जिसको उन्होंने हेल्प किया था एस्केप करने में। कैथरीन को चिंता होती है कि जो सर्गियस और पेटकॉफ है, जो कि दे वर गोइंग ओवर द मिलिट्री प्लान्स लाइब्रेरी के अंदर, तो उसे ये चिंता होती है कि कहीं उन्हें ये सोल्जर ना मिल जाए।
सर्गियस और पेटकॉफ को कोई आइडिया नहीं होता कि जो स्टोरी उन्होंने सुनी थी कि एक सोल्जर की हेल्प करी थी दो बल्गेरियन औरतों ने, वो एक्चुअली में पेटकॉफ एज इन रेना और कैथरीन को इन्वॉल्व करता है. दे डू नॉट नो दिस, राइट. तो जो ब्लंचली है वो आता है. अभी जो ब्लंचली है ना, ये क्यों आया है? ताकि वो जो मेजर पेटकॉफ का कोट है वो रिटर्न कर सके, वो वापस कर सके. और ये कोट कैथरीन और रीना ने उसे दिया था जब वो एस्केप कर रहा था ना, तो दे हैड लेंट दिस कोट टू हिम ताकि वो भाग सके वहां से. रेना उसे देखकर बहुत खुश होती है और इतनी खुश होती है वो दैट शी ब्लर्ट्स आउट. वो एकदम से बोल देती है द चॉकलेट क्रीम सोल्जर. जब वो रूम में आती है ना और जब वो देखती है कि वहां पर वो सोल्जर खड़ा है, तो शी एकदम से शी ब्लर्ट्स आउट द चॉकलेट क्रीम सोल्जर. बट देन शी क्विकली रिकवर्स हरसेल्फ. जो पेटकॉफ और सर्गियस हैं वो एक्चुअली इस ब्लंचली से ऑलरेडी वॉर के दौरान मिल चुके होते हैं और वो दोनों ब्लंचली को बोलते हैं रुकने के लिए एंड टू पास द टाइम. अब फाइनल एक्ट में क्या होता है, जो काफी सारी टेंशंस थी प्ले की अब तक, दे आर एक्सपोज्ड. लूका सर्गियस को बताती है कि जिस आदमी से रेना प्यार करती है दैट इज ब्लंचली. जो सर्गियस है वो ब्लंचली को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है इसकी वजह से. बट ब्लंचली he does not want to do that or he explains his way out of this. अब क्या होता है कि रेना ने ना अपने उस फादर के कोट में, उस क्लोक में जो उसने ब्लंचली को दिया होता है, उसमें अपनी एक खुद की फोटो रख दी होती है एंड दैट पिक्चर इज नाउ एक्सपोज्ड. ओके, और ब्लंचली के कोट में उसने रखी होती है सो दैट ब्लंचली उस फोटो को देख सके, सो दैट ही कैन फाइंड दैट पिक्चर एंड दैट पिक्चर इज नाउ एक्सपोज्ड. एंड दिस प्रूव्स कि जो रेना थी वो सर्गियस के साथ पूरी तरीके से शी वॉज नॉट ट्रूथफुल टू हिम. रेना एडमिट करती है कि उसके दिल में फीलिंग्स थी ब्लंचली के लिए जब से वो पहली बार मिले थे तब से. मेजर पेटकॉफ जो रेना के फादर हैं, उन्हें ये सुनकर दुख होता है. जब ब्लंचली ये एक्नॉलेज करता है कि वो भी रेना से प्यार करता है, सर्गियस और लूका ये रिवील करते हैं कि उन दोनों का भी एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था और निकोला जो है वो लूका को उनकी एंगेजमेंट से आजाद कर देता है. रिमेम्बर, निकोला और लूका की उन दोनों की एंगेजमेंट हुई होती है. ब्लंचली के जो फादर होते हैं ना, वो उनकी अभी कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई होती है एंड उसकी वजह से ब्लंचली नाउ ही हैज अ ग्रेट डील ऑफ मनी. तो जो रेना के पेरेंट्स है दे आर हैप्पी कि जो उनकी बेटी है उसकी इससे शादी हो जाएगी और उसके पास इतना सारा पैसा है ना ब्लंचली के पास, सो दे आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट. ये मालूम चलता है कि जो रेना है शी इज एक्चुअली 23 ना कि 17 साल की. एंड सो दैट ब्लंचली की जो कॉन्शियंस है दैट इज ऑल्सो लाइक फाइन के ओके वो किसी इतनी छोटी उसका हाथ नहीं मांग रहा है. ओके, सो शी इज एक्चुअली 23. तो ब्लंचली प्रॉमिस करता है कि वो निकोला को हायर करेगा बिकॉज निकोला को वो एडमायर करता है. किस लिए हायर करेगा? टू रन द होटल्स दैट ही हैज रिसीव्ड. जो उसकी इनहेरिटेंस है ना, ही हैज रिसीव्ड द होटल्स एज अ पार्ट ऑफ दैट. और वो प्रॉमिस करता है निकोला को कि मैं तुम्हें हायर करूंगा टू रन दोज होटल्स. जो सर्गियस है वो लूका को एक्सेप्ट करता है एज हिज लवर इन द पब्लिक. And this also satisfies जो लूका का desire था. You remember I told you that she has higher aspirations. So this also satisfies Luca's desire कि वो उन social ranks में she is moving up. जो प्ले है वो खत्म होता है जब जो सर्गियस है वो एक्सप्लेन करता है ब्लंचली के बारे में what a man. Now talking about the themes, तो एक बहुत important theme है war, the realities of war. तो जब कैथरीन और रेना वॉर को इमेजिन करती हैं तो वो इमेजिन करती हैं ब्रेव और हैंडसम ऑफिसर्स जो कि ऑनरेबल बैटल्स फाइट करते हैं. पर जो रियलिटी ऑफ वॉर है वो ये रोमांटिसाइज्ड विजन नहीं है. ओके, प्ले के ओपनिंग सीन में जो बल्गेरियन सोल्जर्स हैं वो हंट करते हैं एंड दे are killing जो सर्बियंस जो भाग गए हैं, they are killing them in the streets. जो कैप्टन ब्लंचली है, once he comes, okay, and he is a soldier, once he appears, he becomes a messenger. जो horrors of war है, he becomes a very good messenger for that. वो डिस्क्राइब करते हैं जो कंडीशंस हैं स्टारवेशन की एंड कि कैसे एग्जॉस्ट हो जाते हो जब आप वॉर्स लड़ रहे होते हो एट द फ्रंट लाइन्स. And moreover, he has been under fire for 3 days and he seems to be suffering from some kind of PTSD, post-traumatic stress disorder.
जब जो सर्गियस का कैवलरी चार्ज है वो जब पहले लगता है कि दैट इज अ लाइक वेरी ग्लोरियस मोमेंट इन द वॉर, बट देन दैट इज ऑल्सो रिवील्ड टू बी एन एब्सर्ड केस ऑफ प्योर लक। वो सिर्फ लक था कि वो जो जीत गए, है ना। आई टोल्ड यू दिस। प्ले के अंदर बाद में जो कैप्टन ब्लंशली है वो मेजर पेटकॉफ और सर्गियस को हेल्प करता है टू कोऑर्डिनेट जो रिटर्न रूट्स हैं सर्वाइविंग ट्रूप्स के, ताकि स्टारवेशन को प्रिवेंट कर सकें वो लोग। सी जो प्ले है वो स्टार्ट होता है आफ्टर इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सर्बो बल्गेरियन वॉर, ओके। और इसकी वजह से जो रीडर है वो कोई भी ऐसी बैटल्स वहां पर एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, पर सिर्फ एक जो पोस्ट वॉर रियलिटी है वो एक्सपीरियंस करता है वो वहां पर, जहां पर हंगर और डेथ है दैट इज प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड। और ये जो पिक्चर है ना ऑफ हंगर, ऑफ स्टारवेशन, ऑफ डेथ, ऑफ सफरिंग, दिस डिफ्लेट्स जो रोमांटिक नोशंस है ना कैरेक्टर्स को प्ले के अंदर, या फिर ऑडियंस अगर कोई ऐसे रोमांटिक नोशन रखती हो वॉर के बारे में, ओके। सो दिस पिक्चर ऑफ स्टारवेशन, हंगर, डेथ, सफरिंग, दिस डिफ्लेट्स दोज रोमांटिक नोशंस। एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो प्ले के अंदर है वो है रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म, या फिर आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। सी प्ले के अंदर ना टेंडेंसी है लोगों का कि रोमांटिसाइज करने का या फिर आइडियलाइज करने का कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को, स्पेशली लव एंड वॉर को, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल क्रिटिसिज्म्स ऑफ द प्ले। जो लिटरेरी रोमांटिसिज्म है ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था जिस टाइम पर शॉ पैदा हुए थे। एंड जो प्ले है वो काफी तरीकों से इलस्ट्रेट करता है कि कैसे और क्यों जो रोमांटिसिज्म था इट हिस्टोरिकली फेल, बिकॉज रोमांटिसिज्म एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता था जो फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थे उनको। जो रेना है प्ले के अंदर, शी इज द ऑब्वियस रोमांटिक इन द प्ले। जो उसका रिलेशनशिप है सर्गियस के साथ वो सारे रोमांटिक आइडल्स को एम्बॉडी करता है, एज कि दोनों सुंदर हैं, दोनों रिफाइंड हैं, एंड बोथ ऑफ देम अपीयर टू बी इनफैचुएटेड विद ईच अदर। हाउएवर ये जो रोमांटिक और आइडियलिस्टिक विजन है प्यार के बारे में, दिस डज नॉट स्टैंड अप जब रियलिटी आती है। जो सर्गियस है ही लस्ट्स आफ्टर लूका एंड रेना जो है शी इज इन लव विद ब्लंशली। जो उनका आइडियल रोमांटिक लव है एज इन सर्गियस और रेना का, दैट इज एन एक्ट। रियलिटी में जो लव होता है दैट इज मोर मल्टी फैसेटेड, कॉम्प्लिकेटेड होता है वो। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड जो रेना और सर्गियस दिखाते हैं उसको। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव बीन इन लव, you would know what I'm talking about. It's not as simple as this, right? जो रेना और सर्गियस का ये जो फ्लॉड रोमांटिसिज्म है, this also comes through जो उनका वॉर के बारे में कंसेप्शन है, ओके। तो जो रेना है अगेन वो रोमांटिसाइज कर रही होती है ना कि जो कैसे सर्गियस है वो एक आइडल सोल्जर है ना, ही इज ब्रेव एंड ही इज रूथलेस बट फेयर एंड ऑल दैट। पर पता चलता है कि जो सर्गियस की कैवलरी जो जीती थी दैट वाज जस्ट प्योर लक। वो कोई परफेक्ट सोल्जर नहीं है, ही इज जस्ट अ फार्स। और जो कि रियल सोल्जर है दैट्स ब्लंशली, वो बैटल से भागता है और वो अपनी पॉकेट में स्वीट्स कैरी करता है बजाय एक गन के। वो ऑनेस्टली भी बताता है जो वॉर की ब्रुटैलिटीज है, जो वायलेंस है वॉर का, ही स्पीक्स ऑनेस्टली अबाउट दैट। तो जो जीबी शॉ है वो यहाँ पर एक इंटरेस्ट डिस्प्ले करते हैं इन रिवीलिंग द ह्यूमन रियलिटीज, जैसे कि लव एंड वॉर फॉर व्हाट दे रियली आर, दैट इज दे आर अगली एंड कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्रडिक्टरी। वो इम्प्लिसिटली रोमांटिक आर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे वो इन रियलिटीज को अवॉइड करती है, ओके, एंड कैसे वो एक शुगर कोटेड वर्जन देती है ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इन अपोजिशन टू दिस जो जीबी शॉ का वर्क है दिस आर्म्स एंड द मैन, ये आर्ग्यूमेंट रखता है कि जो आर्ट है it should be able to make sense of the human experiences, that art should be able to account for the human experiences, okay. So that would be all on Arms and the Man. I hope you liked it, and in case you did, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.